हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहले के चैप्टर में पढ़ना होता है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो है वह जब भी प्रकाश की जो किरण है अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी रेखा में न चल करके वह अपना रास्ता को थोड़ी सी बदल देती है। तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि माध्यम को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक जो भाग होते हैं उसको हम विरल माध्यम मान लेते हैं और दूसरा का जो भाग होते हैं वो सघन माध्यम मान। अब बात है कि विरल माध्यम क्या है। तो विरल माध्यम पतला माध्यम होता है। जो भी पतला माध्यम होगा उसको हम विरल माध्यम कहेंगे और जो जितना सघनता वाला माध्यम होगा उसको हम सघन माध्यम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर निर्वात को देखा जाए, निर्वात में कुछ नहीं होता है तो वह विरल माध्यम हो गया। उसके बाद वायु को देखा जाए तो वायु और निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग बराबर होती है। तो वायु और निर्वात जो होते हैं यह विरल माध्यम होते हैं। इन विरल माध्यम में प्रकाश का जो चलने का चाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहीं देखा जाए कि जल में, तो जल में जो प्रकाश की चाल है वो वायु और निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। अगर वहीं देखा जाए कांच में, शीशा में, तो शीशा में जो प्रकाश की चाल है वह वायु और निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। अगर वहीं देखा जाए हीरा में, तो हीरा में जो प्रकाश के चलने का चाल होता है वो सबसे कम होता है। जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उसमें प्रकाश की चलने की चाल बहुत कम होती है। जैसे अगर मान लीजिए एगो माध्यम कौन विरल माध्यम है, तब विरल माध्यम में सबसे जो विरल माध्यम होते हैं वो होते हैं निर्वात या वायु। यह सबसे विरल माध्यम होता है। विरल माध्यम कहने का मतलब पतला माध्यम। इस माध्यम में जो प्रकाश का चलने का चाल है बहुत ज़्यादा होती है। इससे थोड़ी सी कम चाल प्रकाश की होती है जल में। तो जल जो है ना, इसके अपेक्षा इस सघन माध्यम हो गया। तो जल में वायु और निर्वात की अपेक्षा थोड़ी सी इसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है। यानी जितना तीव्र गति से प्रकाश जो है निर्वात या वायु में चल सकता है उतना तेज़ी से प्रकाश जल में नहीं चल सकता है। और जितना तेज़ प्रकाश जल में चल सकता है उतना तेज़ कांच में नहीं चल सकता है। यानी कांच में इससे भी प्रकाश का वेग कम हो जाता है, जल से भी कम हो जाता है। उसके बाद देखिएगा तो जितना तेज़ जो है प्रकाश कांच में चल सकता है उतना तेज़ हीरा में नहीं चल सकता है। हीरा में जो प्रकाश के चलने का जो चाल है वो सबसे कम होता है। जो जितना ही सघनता वाला माध्यम आते जाएगा ना उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता जाएगा। जैसे अगर हम ही लोग चलते हैं तो जितना इस तरह खाली वायु में चल सकते हैं, जितना तेज़ हम लोग वायु में चल सकते हैं उतना तेज़ हम लोग पानी वगैरह में नहीं चल सकते हैं। उसी तरह प्रकाश भी जो है जितना ही अगर विरलता वाले माध्यम होगा, जितना ही पतला माध्यम होगा उसमें प्रकाश का चलने का वेग उतना ही ज़्यादा होता है। सबसे जो तेज़ प्रकाश चलता है वो निर्वात या वायु में, इससे थोड़ा सा कम चलता है जल में और इससे भी कम चलता है कांच में। और सबसे जो प्रकाश के चलने का जो चाल होता है कम, वो हीरा में होता है। हीरा में प्रकाश का वेग बहुत कम होता है। अब देखिएगा, मेन जो फोकस है वो हम लोग को समझना है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। तो जब भी जो प्रकाश की किरण है ना, जब भी प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। वह सीधे न जा करके थोड़ी सी रास्ता को अपने मोड़ लेती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इधर वायु है तो एक माध्यम ई हो गया, और मान लीजिए यहाँ पे कांच का हम एक स्लैब रखे हुए हैं तो एक माध्यम ई हो गया। ये वायु हो गया और ये क्या हो गया, कांच हो गया। तो जो प्रकाश है ना, अगर इस वायु से हम डालेंगे इस कांच में तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे माध्यम बदल जाएगा। यहाँ पे है माध्यम वायु और यहाँ पे क्या है, कांच है। माध्यम बदल गया। तो जैसे ही माध्यम बदलेगा ना तो ये जो प्रकाश का जो चलने का जो रास्ता है ये रास्ता भी थोड़ा सा बदल जाता है। इसको सीधे चल जाना चाहिए था इधर से, लेकिन यह जो प्रकाश है सीधे इधर से ना जा करके थोड़ी सी क्या हो जाएगी, यहाँ पे झुक जाएगी, इस तरह से जाएगी। समझ रहे हैं ना। और फिर जब यह सघन माध्यम से अब फिर यह जो प्रकाश है जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, इधर क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, हवा है तो जो फिर यह जो प्रकाश है जैसे सघन माध्यम से निकल के विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ फिर क्या हो जाएगी, फिर इस तरह चले जाएगी। अब बात आएगी कि हम जो प्रकाश को इस तरह अगर मोड़े हुए हैं
तो थोड़ा और नीचे क्यों नहीं मुड़े हुए हैं, चाहे थोड़ा सा और ऊपर क्यों नहीं मुड़े हुए, इतने काहे मुड़े। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इस वाले सतह पर अगर हम सीधा लंब डालते हैं तो यही लंब जो होता है अभिलंब कहलाता है, यह अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे भी हम आपतन बिंदु पर एक हम लंब डाल सकते हैं। अब देखिएगा जो यहाँ प्रकाश जो चलता है ना, अगर विरल माध्यम से, इधर वायु है तो ये विरल माध्यम हो गया, और इधर कांच है तो ये कौन से माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम है। तो जब भी जो प्रकाश है अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी ना तो इस अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है। अब फिर जो यहाँ जो प्रकाश है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई है तो अभिलंब की तरफ झुक गई है, जबकि सीधे इसको चल जाना चाहिए था इधर से, लेकिन उधर ना जा करके यह जो अभिलंब है इसके तरफ थोड़ा सा झुक गई है। और फिर यह जो प्रकाश है इस सघन माध्यम से अब कहाँ जा रही है, विरल माध्यम। तो जैसे माध्यम यहाँ पे बदल रहा है तो फिर यहाँ भी अपवर्तन की घटना होगी। तो अपवर्तन की घटना होने के कारण यह जो प्रकाश है अब देखिए अब अभिलंब से दूर भाग रही है। तो इसमें देखिएगा क्या चेंज हो रहा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के तरफ भागेगी, और जो यहाँ प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो फिर अभिलंब से दूर भाग जाएगी। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा तो यह जो अभिलंब है और ये आपतित किरण है तो इसके बीच में एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। फिर देखिएगा इस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है तो इन दोनों के बीच में भी कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण और इसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। फिर जब यहाँ पे माध्यम बदल रहा है, यहाँ पे भी अपवर्तन की घटना हो रही तो फिर यहाँ पे भी कोण बन रहा है, तो ये वाला जो कोण है ना इसकी इस सतह के लिए आपतित किरण कहलाएगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको हम लोग आपतन कोण कहेंगे। तो मान लीजिए वो आई मान ली है तो इसको हम I1 मान लेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा इस किरण को हम लोग निर्गत किरण कहते हैं, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, तो इस कोण को हम लोग कौन से कोण कहेंगे, अपवर्तन कोण कहेंगे। और अपवर्तन कोण को यहाँ से हम R से सूचित कर दिए हैं तो एक और अपवर्तन कोण बन रहा है तो इसको हम R1 से सूचित कर सकते हैं। इस तरह होता है। अब देखिएगा इस किरण का नाम हो जाता है, यानी जो किरण हम आपतित करते हैं इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। और यह जो किरण है इस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और यही किरण जब बाहर निकल जाती है तो इस किरण को हम लोग कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। अब देखिएगा इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे, इसको अपवर्तित किरण कहेंगे क्योंकि अपवर्तन का घटना यहीं पे हो रहा है। और फिर यह जो किरण है बाहर निकल जाती है तो इसको हम निर्गत किरण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे जो है आपतित किरण है इसके अगर मूल पथ को देखा जाए, यानी मूल पथ इसका ये होना चाहिए था रियली रास्ता, जबकि अपवर्तन के कारण थोड़ा सा मुड़ गया है, तो इसके मूल पथ को और जो निर्गत किरण है इसके मूल पथ को देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर होते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो प्रकाश है ना ये विरल माध्यम से चलना शुरू किया है और फिर जाके कहाँ पे आ गया है, विरल माध्यम में ही आ गया है। तो ये जो दोनों रेखाएं होती हैं दोनों एक दूसरे के समानांतर होती हैं। और आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के मूल पथ के बीच की जो लांबिक दूरी होती है, सीधा दूरी, इस दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, तो सुनिएगा क्या होता है कि आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के मूल पथ के बीच के जो लांबिक दूरी होती है इसी दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो मेरा परिभाषा क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं। यदि लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए कोई पूछता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, चाहे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो क्या मेरा जवाब होगा, क्या परिभाषा होगा। तो देखिएगा जब भी यह जो प्रकाश की, सुनिएगा क्या परिभाषा होगा, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है।
प्रकाश के इस विचलित होने की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह जो प्रकाश है ना, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और यह जो प्रकाश की किरण है अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी। यही मेरा परिभाषा होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसके नीचे हम लिख सकते हैं ये भी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ अभिलंब की तरफ झुकना चाहती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाती है। दोनों जो घटना हम एक ही फिगर पर समझा दिए हुए हैं। अब देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांच के एक आयताकार स्लैब से अपवर्तन की घटना को दिखाए। तो कांच के एक आयताकार स्लैब से हमको अपवर्तन की घटना अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो समझिएगा। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कांच का एक आयताकार स्लैब बना देना है। कांच का एक आयताकार, इसका नाम देना चाहते हैं तो दे दीजिए BCD। अब देखिएगा, जब इस पर प्रकाश आप डालिएगा तो यहाँ माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम बदल रहा है तो इसमें इस प्रकाश को चल जाना चाहिए था सीधा इधर से, लेकिन इधर से नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रास्ता अपना चेंज कर लेगा, मोड़ लेगा, तभी ना ये अपवर्तन की घटना हो रहा है। अब देखिएगा, अब इस पर हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ जो प्रकाश की किरण है फिर अब कांच से जाएगी वायु में, तो फिर माध्यम बदल रहा है तो फिर ये अपना रास्ता क्या करेगी, चेंज कर लेगी, और यहाँ अभिलंब से उस समय दूर भागती है। देखिए, अगर जब भी क्वेश्चन पूछे कि कांच के एक आयताकार स्लैब से अपवर्तन की घटना को दर्शाए, तो सबसे पहले हमको एक कांच का स्लैब बना लेना है। उसके बाद देखिए, इसमें हम प्रकाश की किरण डालेंगे तो यहाँ पे माध्यम बदल रहा है तो अपवर्तन की घटना होगी। तो अपवर्तन की घटना के कारण यह जो आपतित जो किरण है, यहाँ पे अपवर्तित किरण इसको कहेंगे, तो यहाँ अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक गई है। फिर यह जो प्रकाश की किरण है ना, फिर कांच से अब कहाँ पे जा रही है, वायु में, यानी सघन माध्यम से अब की बार विरल माध्यम में जा रही है, तो यहाँ अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। इस तरह फिगर बना लेना है। अब देखिए, इस फिगर का आप नाम भी दे सकते हैं। इसका ये नाम दे देते हैं, सॉरी ये नाम दे दिए हैं, तो इसका हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए ई, कुछ नाम दे सकते हैं। इसका इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं F, इसका नाम दे देते हैं G, और इसका नाम दे देते हैं H। तो यही चीज़ मान लीजिए, इसके बीच की जो लंबिक दूरी है इसको हम लोग मान लीजिए D मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिएगा, यही चीज़ लिख देना होता है, केवल लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। कि माना कि क्या, माना कि ABCD कांच का एक आयताकार स्लैब है, आयताकार स्लैब है। और देखिएगा EF क्या है, आपतित किरण है, तो इस तरह EF लिख के और दर्शा देना ही क्या है, आपतित किरण है। उसके बाद देखिएगा FG क्या है, अपवर्तित किरण है। FG क्या है, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण है। उसके बाद देखिएगा GH, ये क्या है, इसको हम निर्गत किरण कहते हैं, तो GH क्या हो जाएगा, निर्गत किरण हो जाएगा, निर्गत किरण। इतना आप लिख देते हैं तो आपका काम चल जाएगा। यदि यहाँ पे आपतन कोण को भी और अपवर्तन कोण को भी दर्शाना चाहते हैं तो आप दर्शा सकते हैं। इसको नाम दे दीजिएगा I1, इसको R1, इसको I2 और इसको R2, और ये भी लिख दीजिएगा कि I1 क्या है, आपतन कोण है, R1 क्या है, अपवर्तन कोण है, I2 क्या है, आपतन कोण है, और I2 क्या है, आपतन कोण है, और R2 क्या है, अपवर्तन कोण है। इतना लिख दीजिएगा, काम चल। उसके बाद देखिएगा ये D, तो D क्या है, तो D को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, तो इसके जगह पर D बराबर पार्श्विक विस्थापन लिख देना होगा। चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं, अब देखिएगा थोड़ा सा, अब हम देखते हैं
कि प्रिज्म से भी अपवर्तन की घटना को दर्शाना होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दर्शाए, या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दर्शाए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दर्शाए। प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दर्शाएं। तो देखिए क्या करना होगा। जब भी अगर पूछता है कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दर्शाए, तो सुन लीजिए पहले प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म जो होता है ना, वह पारदर्शी कांच का बना होता है। प्रिज्म जो होते हैं वह कांच का बना होता है, और जो प्रिज्म होते हैं यह पारदर्शी होता है। और प्रिज्म जो होते हैं ना, इसमें 5 गो सतह होता है, और 5 सतह में कौनों 2 आमने सामने की अगर सतह लीजिएगा तो वह एक दूसरे के समानांतर नहीं होता है। देखिए प्रिज्म जो होते हैं, प्रिज्म का बनावट इस तरह से होता है। यदि हमको कॉपी पर दिखाना है तो 3D पिक्चर हम इसी तरह से दिखाते हैं, समझ रहे हैं ना। यही प्रिज्म है। यह जो प्रिज्म है ना, यह पारदर्शी होता है और कांच का बना होता है। इसमें 5 गो सतह होंगे, तो हमको 3 गो सतह दिखाई दे रहा है, एगो ई वाला और एगो ई वाला और एगो नीचे वाला, 3 गो। लेकिन 2 और होता है, जस्ट इसके सामने वाला पीछे और एगो ई बाहर वाला। 5 गो सतहों से यह मिलके बना होता है प्रिज्म। और 5 सतहों में कौनों 2 गो जो सतह है एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। इसके सामने और इसके पीछे वाला जो आप देख रहे हैं ये भी सतह, ये भी ऐसा होता है, इस तरह से होता है, ये भी एक दूसरे के समानांतर नहीं होते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब देखिएगा, प्रिज्म से अपवर्तन की घटना को दर्शाना होता है। तब प्रिज्म से भी, जैसे हम कांच से अपवर्तन की घटना को दर्शाए हैं, वैसे ही प्रिज्म से भी अपवर्तन की घटना को हम दर्शाएंगे। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, एक आपतित किरण ले लेना है, और देखिए यहाँ पे हम अभिलंब खींच देते हैं। और देखिएगा जब भी हम माध्यम बदल रहा है, इधर वायु है और ये क्या है, प्रिज्म है, तो माध्यम बदल जा रहा है, तो अब क्या हो जाएगा, इस किरण को सीधे चल जाना चाहिए था इधर से, लेकिन अपवर्तन होने के कारण वह उधर से न जा करके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अपना रास्ता चेंज कर लेगा। और फिर यहाँ पे जब जैसे यहाँ किरण बाहर निकलेगा तो फिर इसको अब क्या करना, माध्यम यहाँ पे बदल रहा है तो फिर अपवर्तन की घटना होगी। तो अगर हम यहाँ पे इस तरह से अभिलंब नहीं, अभिलंब इस पर इस तरह से दिया जाता है। अब देखिएगा फिर यहाँ पे अगर हम सीधा अगर इस तरह अभिलंब डालते हैं तो फिर जैसे यहाँ किरण जो है अब की बार सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो फिर अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भागेगी, दूर भाग जाएगी। अब देखिएगा इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण, इस किरण का नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण, और इस किरण का नाम हो जाएगा निर्गत किरण। उसके बाद देखिएगा और देखिए जो आपतित किरण है इसको काल्पनिक रेखा द्वारा आगे तक बढ़ाने पर, और जो निर्गत किरण है इसको काल्पनिक रेखा द्वारा पीछे तक बढ़ाने पर, ये दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे, विचलन कोण। और विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं, यही होता है विचलन कोण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विचलन कोण क्या होता है, तो सुनिएगा, आपतित किरण को काल्पनिक रेखा द्वारा आगे तक बढ़ाने पर, और ये जो निर्गत किरण है इसको काल्पनिक रेखा द्वारा पीछे तक बढ़ाने पर, इन दोनों रेखाओं के बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं, और इसको डेल्टा द्वारा सूचित करते हैं। यह विचलन कोण यही दर्शाता है ना कि कितना एंगल से इसका झुकाव हुआ है। जो निर्गत किरण है अपवर्तन की घटना के कारण कितना एंगल से इसका झुकाव हुआ है। तो अगर अब देखिएगा यहाँ पे इसको अगर हम प्रिज्म का नाम दे देते हैं ए बी सी और सारे इसका नाम होता है, तो यहाँ पे कोण बन रहा है। तब प्रिज्म के 2 गो सतहों से जो मिल के कोण बनता है ना, इसको हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रिज्म का कोण हो गया।
यहाँ पे विचलन कोण हो गया, यहाँ पे ये आपतित किरण हो जाएगा, ये अपवर्तित किरण हो जाएगा और ये निर्गत किरण हो जाएगा। तो क्या करना होता है, ये फिगर को दे करके यहाँ पे नाम हम लिख देना होता है। इसका ये नाम दे दीजिए, ये दे दिए हैं, इसका सी तक नाम हो गया है, इसका डी नाम दे दीजिए, इसका ई नाम दे दीजिए, इसका एफ नाम दे दीजिए, इसका जी नाम दे। तो यही चीज़ को क्या करना होता है, लिख देना होता है कि डी ई। सबसे पहले प्रिज्म क्या है, तब प्रिज्म ऐसे लिख के और डैश दे के इसके बारे में लिख देना होता है कि प्रिज्म जो है एक पारदर्शी माध्यम होता है, यह कांच के बना होता है और प्रिज्म में 5 गो सतह होते हैं। उसके बाद लिखना है कि DE, तो DE क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए EF, यह अपवर्तित किरण हो जाएगा। EF क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। उसके बाद FG, इसको निर्गत किरण कहा जाता है। तो FG लेकर के इस तरह निर्गत किरण लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कोण बना है, तो डेल्टा कोण, डेल्टा क्या है, कोण डेल्टा, तो इसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो कोण डेल्टा दे करके और विचलन कोण आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। और विचलन कोण लिख करके डेल्टा दे के इसके बारे में कुछ लिख भी सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। तो आपतित किरण को काल्पनिक रेखा द्वारा आगे तक खींचने पर और जो निर्गत किरण है इसको काल्पनिक रेखा द्वारा पीछे तक खींचने पर ये दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती है उनके बीच में एक कोण बनता है, जिस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, देखिएगा अपवर्तन से संबंधित बहुत सारे घटना हमको देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए अगर कौन बाल्टी में पानी रखा हुआ है, जो बाल्टी हो पानी से भरा हुआ है, उसमें अगर कौन सिक्का को डालिएगा तो वह जो सिक्का है ना थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। या उसमें अगर कौन छड़ी को डालिएगा, आंशिक रूप से डूबना चाहिए, कुछ भाग ऊपर भी रहना चाहिए, तब जाके अच्छा से दिखेगा। तो वह जो है ना वो टेढ़ा मालूम पड़ता है। जहाँ से पानी में डूबता है ना छड़ी का भाग, वहाँ से टेढ़ा दिखाई देता है। तो यह सब जो घटना है ना, यह अपवर्तन के कारण ही होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का, मान लीजिए अगर यहाँ पे इसमें पानी है, बहुत सारा पानी है, तो यहाँ पे अगर कौन हम सिक्का रखे हुए हैं ना, तो यह जो सिक्का रखा हुआ है यह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पे उठा हुआ दिखेगा, जबकि रियली में सिक्का रहेगा यहाँ पे, लेकिन दिखेगा हमको यहाँ पे, ऐसा लगता है कि सिक्का यहीं पे है। तो यहाँ पे भी अपवर्तन की घटना होती है। होता क्या है कि देखिए मान लीजिए हम पानी है, तो पानी है और ये ऊपर क्या है, वायु है। तो हमको कोनो भी वस्तु कब दिखाई देता है, जब उस वस्तु से प्रकाश हमारे आंखों तक आती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो मान लीजिए अगर हम ऊपर से देख रहे हैं, तो देखिए ये सिक्का से पहले प्रकाश चलेगा, सिक्का से प्रकाश निकलेगा, आँख तक जाएगा, तब ना हम देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर सीधा हम अभिलंब डाल दें, तो यह जो प्रकाश है ना, अब इस प्रकाश जो चल रही है सिक्का से, तो इस सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। इधर वायु है तो ये विरल माध्यम हो गया, जल है तो सघन माध्यम हो गया। अब जो यहाँ प्रकाश है इस सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना होगी, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। तो अपवर्तन की घटना के कारण यह जो प्रकाश है ये अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी, और दूर भाग जाएगी। और इसी किरण के सीध में जब हम देखेंगे तो हमको सिक्का इसी के सीध में दिखाई देगा, यहाँ पे हमको दिखाई देगा, जबकि रियली में सिक्का यहाँ पे रहता है। अब हम लोग जान चुके हैं कि प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। और इसी किरण के सीध में जब हम देखेंगे तो सिक्का हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है या मालूम पड़ता है क्यों। तो क्या हो जाएगा मेरा परिभाषा, तो सुनिएगा ध्यान से, हम लिख नहीं रहे हैं, बोल दे रहे हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो बेटर रहेगा। देखिए पानी में रखे हुए सिक्के से चली हुई प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, जिस कारण इसका अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के कारण यह जो प्रकाश है अभिलंब से दूर भाग जाती है। और इन्हीं प्रकाश के सीध में जब हम देखते हैं तो सिक्का हमको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। बस हो गया परिभाषा इसका। उसके बाद क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि मछुआरे जो होते हैं, मछली मारने वाला जो मलाह होते हैं, उसको मछली भेजने में कठिनाई होती है, क्यों। तो देखिएगा यही घटना सेम टू सेम होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे पानी है चारों तरफ,
चाहे तालाब है, इसमें क्या है, मान लीजिए कि एक मछली है, यहाँ पे एक मछली है, समझ रहे हैं ना। तो जो मछुआरे होते हैं इनको मछली भेजने में कठिनाई होती है, तो अपवर्तन की घटना के कारण ही कठिनाई होती है। होता क्या है कि मान लीजिए ऊपर मछुआरा है, ऊपर से ना देखेगा, पानी में डूब के नहीं ना देखेगा, तो अब क्या है यहाँ पे, अब देखिए कौन भी वस्तु कब दिखाई देगा, जब उससे प्रकाश हमारे आंखों तक आएगा तब। तो यह इस मछली से जो प्रकाश की किरण है ना वह चलती है, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ इस सतह पे आएगी, मान लीजिए अभिलंब है, जैसे ही सतह पर प्रकाश की किरण आएगी तब माध्यम बदल रहा है, तो माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन की घटना होगी। और सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में आ रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब से यहाँ दूर भाग जाएगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर भाग जाएगी। और इसी के सीध में जब हम देखते हैं, जो प्रकाश आएगा उसी के सीध में ना देखेंगे, तो इसी के सीध में जब देखते हैं तो मछली हमको यहाँ पे दिखाई देती है, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ क्या मालूम पड़ती है, दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई देगी मछली, जबकि रियली में रहती है यहाँ पे। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि मछुआरे जो होते हैं उनको मछली भेजने में कठिनाई होती है, क्यों। तो क्या मेरा परिभाषा हो जाएगा, क्यों मछली से चली हुई प्रकाश की किरणों का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, तो यहाँ पे अपवर्तन की घटना होने के कारण यह जो प्रकाश है अभिलंब से दूर भाग जाती है, और इसी प्रकाश के सीध में देखने पर मछली थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ती है। इसलिए जो अनुभवी मछुआरे होते हैं ना, तो वहाँ दिखेगा मछली यहाँ पे, लेकिन मारेगा थोड़ा सा नीचे, पूंछ पर आघात करता है, पूंछ नीचे होता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे अपवर्तन की घटना के कारण यह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ रही है, जबकि रियली में मछली थोड़ा सा नीचे होती है। तो जो अनुभवी मछुआरे होते हैं, जिनको अनुभव हो गया है मारते मारते, वह मछली के पूंछ पर आघात करेंगे यानी नीचे, वो समझ आते हैं कि मछली रियली में यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा नीचे है।